हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है गति वाला पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। मैंने आपको बीमाएँ पढ़ा दिया है और उसके बाद त्रुटियों वाला भी मैंने बताया है। अभी कुछ क्वेश्चंस उसमें तुम्हें कराने हैं तो वो मैं जल्दी ही कराऊंगा। अभी फ़िलहाल हम जो है गति को समझते हैं। देखिए, गति आप जानते हैं, गति कहते किसे हैं, तो कुछ परिभाषाएं हैं, कक्षा 9 में भी आपने पढ़ा होगा। गति से संबंधित हम सबसे पहले आता है उसमें किस वस्तु को हम गति में कहेंगे। अच्छा, गति यहाँ आँखों से संबंधित भी है कि हमारी आँखें क्या देखती हैं, और गति दिमाग से भी संबंधित है। कई बार हम देखते कुछ हैं लेकिन असल में कुछ और होता है, तो इस प्रकार के भी हम निर्णय इसमें लेते हैं। तो गति में सबसे पहली बात आती है, नंबर 1, कौन सी वस्तु स्थिर अवस्था में है। स्थिर अवस्था तथा गति की अवस्था में अंतर। गति की अवस्था में अंतर हम कैसे करेंगे? देखिए, स्थिर अवस्था तथा गति की अवस्था, हम किसी भी कण को जो है कहीं ना कहीं से देख रहे होते हैं। मान लो जहाँ से हम उसको देख रहे होते हैं उसे कहते हैं निर्देश तंत्र। तो हम जो है अक्सर बिंदु को दिखाने के लिए इस प्रकार से एक्स अक्ष और वाई अक्ष का प्रयोग करते हैं, और उसके सापेक्ष हमको पता होता है ये कण कहाँ पर है। ये आप खुद भी हो सकते हैं, आप जहाँ भी पर से भी देख रहे हैं तो आप उसी जगह से ही आप बताते हैं। ठीक है, कई बार जैसे हम एड्रेस बताते हैं, ये कोई पॉइंट है, बिंदु है। अब ये गति में है कि नहीं हम कैसे बताएंगे? ये हम हैं, निर्देश तंत्र। हमने कहा कि अब ये कण यहाँ पर है, ए पर है, थोड़ी देर बाद ये कण खिसक के यहाँ पहुँच गया, तो इस कण ने अपनी अवस्था को अपने आसपास की वस्तु के सापेक्ष बदल दिया है। ये यहाँ से चाहे ऐसे गया कैसे गया हो, तो अगर इस कण ने अपनी अवस्था को परिवर्तन किया है अपने आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष, ये परिभाषा आपने पहले भी पढ़ी होगी, तो हम कहेंगे ये वस्तु गति में है। लेकिन अगर समय के साथ किसी वस्तु की अवस्था उसके आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष नहीं बदलती तो वह रुका है, स्थिर अवस्था में। ठीक है, तो यही परिभाषा इसमें हम लिख लेंगे। ये आप लिख लीजिए, यदि कोई वस्तु अपने वातावरण के सापेक्ष अपनी अवस्था परिवर्तन करती है, यदि कोई वस्तु अपनी अवस्था के सापेक्ष कोई वस्तु अपने वातावरण के सापेक्ष अपनी अवस्था परिवर्तन करती है तो वह गति में कहलाएगी। अन्यथा माने अगर नहीं करती है, अन्यथा वह स्थिर अवस्था में होगी। स्थिर अवस्था में कही जाएगी, अन्यथा वह स्थिर अवस्था में कही जाएगी। तो सबसे पहले किसी गति की अवस्था हम किसी की जानना चाह रहे हैं तो हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि वो गति में है कि नहीं। क्योंकि अगर कोई रुकी हुई है तो इसका माने वो गति में नहीं है। और कैसे पता लगेगा कि वह रुकी है? अगर उसकी अवस्था में जहाँ पर वो है, मान लीजिए यहाँ पर है और यहीं पर है, समय गुजरता जा रहा है, वो यहीं की यहीं बनी है, तो हम कहेंगे वह स्थिर अवस्था में है। परंतु अगर उसकी समय के साथ उसकी अवस्था परिवर्तन हो रहा है तो हम कहेंगे कि वह गति की अवस्था में है। चलिए, पहले तो ये पता लग गया कि गति की अवस्था और स्थिर अवस्था में क्या अंतर है।
अब आती है दूसरी बात, गति का मापन। अगर गति है तो उसका मापन हम कैसे करेंगे? गति का मापन, हमें गति में अक्सर क्या बताना होता है? वस्तु की चाल बतानी होती है कि इसकी चाल क्या है, और अगर उसकी स्पीड बढ़ रही है घट रही है तो ये सब बताना होता है। फिर हमें दिशा भी बतानी होती है कि भाई हाँ इधर की ओर को है इसकी चाल। तो ये सब चीज़ों को हम कैसे बता पाएंगे अगर हम गति का मापन कर सकते हैं? तो गति का मापन करने के लिए हमारे को दो प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता है। गति जो है उसमें वस्तु दूरी चलती है और समय के साथ चलती है, तो समय और दूरी का मापन हमें करना आना चाहिए। हमें समय और दूरी दोनों का मापन, सीखना, मापन आना आवश्यक है। अच्छा, इनके लिए उपकरणों का भी चुनाव हम करेंगे, क्योंकि समय किससे नापेंगे, दूरी किससे नापेंगे, ये सब हमारे पास उपकरण इसके होने चाहिए। हमें समय और दूरी दोनों का मापन आना आवश्यक है। देखिए, जैसे मान लिया दूरी है, तो दूरी को हम, मान लीजिए कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रही है, सरलता के लिए अभी हम सीधी रेखा ही ले लेते हैं, लेकिन हम आगे को सभी प्रकार की गतियों का स्टडी करेंगे। तो मान लिया कोई वस्तु यहाँ से स्टार्ट हुई या यहाँ से स्टार्ट हुई ए से, और वो आगे को चली, यहाँ पहुँच गई, तो उसने कितनी दूरी चली? हम नाप कहाँ से रहे? मान लिया हम यहाँ से नाप रहे हैं, तो जहाँ से हम नाप रहे हैं उसको हम मूल बिंदु कहेंगे। तो दूरी नापने का मूल बिंदु यहाँ पर ओ माना जाएगा। ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु। इसको ओरिजिन, इंग्लिश में ओरिजिन और हिंदी में मूल बिंदु हम इसको कहते हैं। तो अब हमने कहा शुरू में इसकी, अब हमने इसके लिए क्या किया? मीटर का प्रयोग किया। ये सेंटीमीटर का या किलोमीटर का दूरी के हिसाब से होगा। मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी पोजीशन शुरू में जो भी आई वो x1 है। x पोजीशन को हमने x से नाप लिया। फिर थोड़ी देर बाद जब b में पहुँच गई तो फिर o से ही, क्योंकि दूरी तो हम o से ही नापेंगे मूल। मान लिया यहाँ पर दूरी इसकी x2 है, तो इसने जो दूरी चली, दूरी बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक है x2 और यहाँ से यहाँ तक है x1। ये x1 है और ये x2 है। तो ये x1 और x2 हमें नापना कब आएगा? जब हम दूरी को नापना सीख जाएंगे। किससे नापा जाएगा? जो उपकरण है। तो दूरी जो है मान लिया कितनी हो जाएगी? x2 माइनस x1। शुरू में x1 थी, फिर x2 हो गई, तो चली दूरी कितनी हो गई? x2 माइनस x1। ठीक है, इस प्रकार से हम दूरी को मापेंगे। अच्छा, मान लिया ये वस्तु, अगर मैं इसको यहाँ से ना नाप के यहाँ से नापूं, मान लिया ओरिजिन में o डैश ले लूँ, इसको ले लूँ मैं दूसरा मूल बिंदु। अब मूल बिंदु मैंने इसको ले लिया, तो अब मूल बिंदु जब मैं यहाँ से लूँगा तो शुरू में वस्तु कहाँ है? ए पर। अब दूरी यहाँ से नापी जाएगी। देखिए किस प्रकार से अब चेंज हो गया, क्योंकि ओरिजिन तो आपको लेना है ना, कहाँ आप ले रहे हैं। मान लिया ओरिजिन मैंने यहाँ से ले लिया, तो शुरू में ये इसकी x1 होगी, जो भी नाप लेंगे आप, और ये इसकी x2 होगी। तब ये क्या हो जाएगी? x2 माइनस x1 तब भी आएगी। अंतिम प्रारंभिक स्थिति x1 थी, अंतिम x2 थी, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? माइनस माने हुआ कि वस्तु मूल बिंदु की ओर आ रही है और यहाँ पर बाहर को जा रही थी, इसलिए प्लस आया। तो इस प्रकार का आपको ज्ञान होना चाहिए।
तो दूरी आप कैसे निकालेंगे? दूरी चली, दूरी प्लस आ गई तब क्या मतलब हुआ, माइनस आ गई तो इसका क्या मतलब हो गया। लेकिन आप एक खास बात समझ, इस तरीके से समझेंगे कि चाहे आप मूल बिंदु यहाँ लें, चाहे यहाँ लें या कहीं और लें या इनके बीच में ले लें, लेकिन इनके बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी वही रहेगी। यानी कि बीच की दूरी आपके मूल बिंदु से नहीं बदलेगी, बल्कि अगर इनकी बीच की दूरी ही बदल गई तब बदलेगी। आपके ओरिजिन, जो मूल बिंदु का आप चुनाव कर रहे हैं, उसको आप क्या ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, इस बात पर ए और बी के बीच की दूरी निर्भर नहीं करेगी। तो ये बात सबसे पहली चीज़ है। अब दूसरा है कि हमने दूरी का मापन सीख लिया, अब हमें समय का मापन, क्योंकि चाल निकालने के लिए आपको समय भी चाहिए होगा। तो समय मान लिया कि जब ये, मैं फिलहाल इसको मिटा दे रहा हूँ, आपको जस्ट समझाने के लिए मैंने लिखा था, तो मैं इसी को ही कोई मूल बिंदु लेते हैं। ये दूरी x2 माइनस x1। अब समय का मापन, मान लिया समय, आप किस टाइम को समय का भी मूल बिंदु लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ये 10 बजे थी, 10 AM पे वस्तु यहाँ थी और 11 AM पे यहाँ थी, और मैंने समय का मूल बिंदु समय के लिए, मूल बिंदु समय का बच्चों मैंने ले लिया, मान लिया 8 बजे सवेरे मॉर्निंग, 8 AM। तो क्योंकि 10 AM पे यहाँ थी, 8 AM पे मैंने मूल बिंदु लिया है, तो 8 से 10 कितना हो गया, 2 घंटा। तो मैं लिखूंगा T1 बराबर 2 आवर्स, और T2 बराबर लिखूंगा बच्चों, यहाँ पर किस समय थी, 8 से 11, 3 घंटे, 3 आवर्स। अब मुझे ये पता लग गया कि ये 2 आवर्स में यहाँ थी, 3 आवर्स में यहाँ थी, तो यहाँ से यहाँ जाने में उसको 1 आवर लगा। अगर मैं इसको 8 के बजाय 9 AM ले लूँ मूल बिंदु, समय का जो मापन है इसका मूल में 9 AM ले लूँ, तो यहाँ पर T1 क्या हो जाएगा बच्चों, 1 आवर, और T2 कितना हो जाएगा, 2 आवर। अभी भी आप देखिए 1 आवर में यहाँ थी, 2 आवर में थी, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम कितना लगा, अभी भी 1 आवर है। यानी कि आप समय का मूल बिंदु कुछ भी लें, चाहे 9 लें, चाहे 8 लें, चाहे आप 10:30 ले लें, 10:30 भी अगर आपने मूल बिंदु 10:30 ले लिया, तो अब आप क्या बताइए क्या आएगा, 10:30 AM आपने मूल लिया है, तो 10 क्या कहलाएगा, माइनस हाफ आवर कहलाएगा नहीं, क्योंकि 10:30 से हम हाफ आवर पहले माइनस, और ये हो जाएगा प्लस हाफ आवर, T2 हो जाएगा प्लस हाफ आवर। अब माइनस हाफ आवर से प्लस हाफ आवर कितना दूर होता है, ठीक 1 घंटा। तो टाइम भी, तो समय कैसे निकालेंगे, समय बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1, और T2 और T1 का पता कैसे लगेगा, मूल बिंदु से, कि आपने मूल बिंदु क्या लिया। तो आपको अगर समय का मापन आ गया, और इसी प्रकार से समय का मापन आ गया, दूरी का मापन आ गया, तो आप चाल को सही प्रकार से समझ पाएंगे, चाल को। इसके बाद आगे की चीज़ें मैं आपको फिर अगले वीडियो में भेजूँगा, और मेरे वीडियो से आप जुड़े रहें, और जो भी डिफ़िकल्टीज आती हैं आपको आप शेयर करते रहें।